नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हाल ही में ग्लासगो में दुनिया भर के बड़े नेताओं का जुटान हुआ और सब लोगों ने इस पर चर्चा की कि जो जलवायु परिवर्तन है इसका क्या असर पड़ रहा है इस दुनिया पर, और कैसे हम बच सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के जो कुप्रभाव हैं, जो गलत प्रभाव पड़ने वाले हैं समाज पे या पड़ रहे हैं, उसे कैसे बचा जा सकता है। क्या करना चाहिए देशों को, आम लोगों को, सोसाइटी को, जिससे कि आप जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं उससे बच सकें। तो पूरी दुनिया में एक बार इसी बहाने, ग्लासगो सम्मेलन के बहाने इस पर चर्चा हो रही है। तो आज के कार्यक्रम में हम लोग इसी विषय पर बात करना चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का झारखंड पर क्या असर पड़ा है, क्या असर पड़ सकता है, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो गलत प्रभाव पड़ने वाले हैं उससे बचा जा सके, और कैसे झारखंड की जो पहचान है जल, जंगल और ज़मीन की, और जो तीनों ही ज़रूरी चीज़ हैं जलवायु के बचाव के लिए, जलवायु का जो अनुकूल वातावरण है उसको कायम रखने के लिए, उस पर काम किया जाए। तो इस पर बात करना चाहते हैं अगले आधे घंटे तक, और इस पर बात करने के लिए खास मेहमान को हमने बुलाया है। हम स्वागत करते हैं संजय मिश्र जी का, जो संपादक हैं प्रभात खबर अखबार के, और कई बार हमारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं, अलग अलग विषयों पर हम लोग बात करते रहते हैं। तो जो हमारे लगातार हमारे कार्यक्रम को जो दर्शक देखते हैं वो आपको पहचानते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या अवेयरनेस लोगों में आएगा, इस सम्मेलन का कुछ प्रभाव पड़ेगा, खासकर वैसे राज्यों में जहां हम रहते हैं? देखिए रवि जी, आप बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि ग्लासगो में हो रहा था, उसमें पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने जिस स्टेट में हम लोग बैठे हैं ना, इस राज्य में भी उसी समय एक अच्छा प्रयोग हुआ। विद्यार्थियों के लिए एक मॉक जो है आयोजन हुआ असेंबली का। उसमें असेंबली में ऐसा किया गया कि मॉक असेंबली का एक प्रैक्टिस कराया गया। पूरे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से विद्यार्थियों को सेलेक्ट करके लाया गया और उनसे एक विधेयक बनाया गया कि आप, वो विधेयक केवल इसी विषय पर था कि क्लाइमेट चेंज जो है इसको हम कैसे रोकें, इसमें राज्य का किस तरह का इंटरवेंशन हो। ग्लासगो उधर चल रहा था, इधर एक बहुत बढ़िया हुआ है विद्यार्थियों ने, और उस विद्यार्थियों की बहस देखने लायक हुई बढ़िया। और अवेयरनेस के लिए इस स्टेट ने एक असेंबली की ओर से, अपने स्टेट के असेंबली की ओर से एक बढ़िया प्रयास हुआ कि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी तक ये बात कैसे जाए। क्लाइमेट बदलाव को लेकर के जो चीज़ें हैं, उसकी जो परेशानियां हैं और उसके जो उपाय हो सकते हैं, उन उपायों पर बातचीत कैसे हो सकता है, स्टेट का इंटरवेंशन कैसा होना चाहिए। बच्चों ने बड़ी अच्छी तरह से बात रखी और उसमें युवा थे, अधिकतर ऐसे बच्चे जो थे किशोर और युवा के बीच वाले उम्र के बच्चे थे। उन्होंने जो अपनी चीज़ों को रखा वो बहुत बेहतरीन चीज़ें रखी, और ये लगा कि ये राज्य जो है, ये पूरे जो इतना माने ऐसे मुद्दे पर ये राज्य उसकी अगुवाई के लिए भी रेडी कर रहा है अपने युवाओं को कि ये आने वाले चीज़ें जो हैं, इन परेशानियों की से अगर निकलना है तो उसके उपाय भी इस राज्य से निकल सकते हैं। इसकी अगुवाई के लिए जो है यूथ यहाँ के रेडी भी हो रहे हैं। ये बहुत बढ़िया मुझे लगा, और मुझे लगा कि ग्लासगो की चर्चा सब जगह हो रही है। नहीं, आपने बहुत लेकिन अपने राज्य की चर्चा इसी समय में, इसी असेंबली में, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को वहाँ से कंपटीशन करा के, उनके बच्चों से बात करा के, और इस विषय पर विधेयक बनवाना, उन बच्चों से विधेयक बनवाना कि कैसा हो राज्य का विधेयक, कि जिससे हम जो क्लाइमेट के जो माने खतरे हमारे आसपास जो उससे हम कैसे निकलेंगे, उसका कैसा हमारा एक विधेयक हो, कैसे ऐसा हम विधेयक बना के ले आए जिससे हम आने वाले वक्त में की जो परेशानियां हैं उनसे हम निपट सकें। तो मुझे लगा आपको इसमें इसी में नहीं, आपने अच्छी चर्चा की है, ये चर्चा होनी ही चाहिए। मुझे याद है कि 2011 या 2012 का साल मुझे पूरी तरह से याद नहीं हो सकता है, साल में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन झारखंड सरकार ने एक कार्य योजना भी तैयार की थी। क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, उसकी क्या कार्य योजना होनी चाहिए बचने के लिए, क्योंकि हम लोग जंगलों के प्रदेश में रहते हैं, झारखंड ही है हमारा, फिर भी काफ़ी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ा है। दुनिया के, मतलब भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक धनबाद हमारे राज्य में है। क्या करना चाहिए सोसाइटी को, और सरकार की बात तो आप कर ही रहे हैं, और सरकार को भी क्या करना चाहिए? देखिए, अपने जो राज्य के लिए जो एक तरीके से अच्छाई है वो इसकी बुराई में बदल जाती है।
चूँकि हम सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड के राज्य में हैं, तो और फॉरेस्ट लैंड में मिनरल्स है, माइंस है, और वो माइंस और मिनरल्स निकलेगा, विकास को तो आप रोक नहीं सकते। तो हमारा राज्य जो सबसे वल्नरेबल है इस मामले में कि आपके यहाँ से माइनिंग होगा और माइंस उसमें से होंगे और लगातार उसका माने दोहन और ये चीज़ होना ही है, ये इसको आप रोक नहीं सकते। ऐसी स्थिति में और हमारे यहाँ की जो आबादी है, वो आबादी आज भी आप अगर देखिए उसको देखिए तो गरीब लोग ज़्यादा हैं। हाँ। खेती पर ऐसे आश्रित हैं, उनका क्लाइमेट में हल्का सा बदलाव भी उनके जीवन यापन को परेशान कर देता। तो थोड़ा सा बदलाव अगर हो जाए तो बदलाव से आप ये समझिए, एक तो हमारे राज्य में एक ही फसल होती है, एक समय की एक फसल का चक्र ही चलता है आज भी, इतने कृषि अनुसंधान के बाद भी अगर आप देखिए। और हम वो फसल चक्र थोड़ा सा भी अगर बदल जाता है क्लाइमेट चेंज, आप ये देखिए इस बार जो पूरा ये जो वर्ष बीत रहा है, इस वर्ष में चूँकि जितने चक्रवात आए और वो अचानक एक के बाद एक चक्रवात आते रहे, तो उसका असर जो है सब्जियों पर पड़ा है। हाँ, अक्टूबर तक बारिश होती रही। और पूरे राज्य में सब्जियां बहुत महंगी बिक रही हैं, और चूंकि महंगी बिक रही हैं, इससे मध्यम वर्ग तो परेशान है, और नीचे जो बेचारा है जिनका जीवन यापन बिल्कुल परेशानी से गुजर रहा है, उनके लिए और परेशानी बढ़ रही है। तो इस राज्य को लिए बहुत एक अलग किस्म की नीति की ज़रूरत है। ये ऐसे जो राज्य हैं, हमारे जैसे जो राज्य हैं जिनकी बुनावट और बसावट ऐसी है, ऐसे राज्यों के लिए एक अलग तरह की नीति की आवश्यकता है। और मैं बताऊं कि उसके लिए अगर आपको अगर उत्खनन को आप रोकेंगे नहीं, और ये रुक भी नहीं सकता है, हाँ। तो उसके बदले में जो चीज़ें होनी चाहिए वो बड़े व्यापक दृष्टि को रख करके होना चाहिए। कि फॉरेस्ट अगर किसी जगह खनन का क्षेत्र होता है तो उतना ही से फॉरेस्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, उससे दुगना फॉरेस्ट, उससे तिगुना फॉरेस्ट लगाने की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से जो विस्थापन का जो है, वो माइनिंग होगा तो विस्थापन होगा, तो विस्थापन से जो परेशानियां होनी है उसके लिए भी एक पूरी तरीके से व्यापक नीति की ज़रूरत है। और मुझे ये बार बार लगता है कि राज्य को एक ग्रीन इंडस्ट्रीज़ के कंसेप्ट पर आगे बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये सोचा, जब कई बार मुख्यमंत्री ने इस तरह की बातें कही हैं, कई बार हमको लगता है कि बड़ा क्रांतिकारी बात कह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ है। अच्छा, आपने संथाल परगना में काफ़ी काम किया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बड़ा प्रभाव आदिवासियों पर, इसकी आप चर्चा भी करें, गरीबों पर ज़्यादा पड़ा है, और वहाँ की कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, जैसे पहाड़िया पे या और भी जो दूसरी प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं हमारे यहाँ, जो जंगलों में रहते थे। ठीक है, आपने जंगल तो लगा दिया, 100 पेड़ के बजाय 100 पेड़ लगा देंगे, जो 100 पेड़ के बीच वो रहते थे, वो 100 पेड़ तो हट गए माइनिंग की वजह से। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए सोसाइटी को क्या करना चाहिए, समाज क्या करे? देखिए, ये सबसे पहली बात है कि जो भी लोग हैं, जो भी इस राज्य में अगर उनको लगता है कि आदिवासियों के प्रति अगर थोड़ी सी भी उनको लगता है कि इनके प्रति मुझे गंभीरता दिखानी है, तो ये पहले दिखाना है कि उनके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करें। आप ये देखिए, आप चूँकि जिस इलाके का नाम बता रहे हैं, पहाड़िया इलाके में, आप ये जानिए कि उन इलाकों में पहाड़ों को काट के अब उस जितनी बड़े वो था, जितना ऊंचा आपको लगता था राजमहल का जो पूरी श्रृंखला थी, पर्वत श्रृंखला, उतने ही बड़े गड्ढे हम लोगों ने खोद खाद के रेडी कर दिया है। तो ये हमारा ये जो माने अगर हम इनके प्रति गंभीर हैं, तो ऐसे किसी भी खुदाई को, ऐसे किसी भी अवैध जो खुदाई चल रही है, इसको रोकने की एकदम अभी ज़रूरत है, और इसमें सोसाइटी का इंटरवेंशन ही आवश्यक है। अब आपके पास आप देखिए दूसरी सारी चीज़ें आ गई हैं, गिट्टी के जगह या रोड़ा जिसको बोलते हैं, रोड़े की जगह पर आपके पास दूसरे सारे चीज़ें का उपयोग होने लगा है। आप ये बताइए कि जो हमारे यहाँ स्टील के कारखाने हैं, उनसे जो स्लैग निकलता है, वह जो है स्लैग अब जो है उसको गिट्टी की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हम अपनाने को रेडी नहीं है। आप ये समझिए कि हमारे यहाँ जितना भी
फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश से ईंट का कारोबार हो सकता है। लेकिन आम आदमी, थोड़ा सा भी संपन्न आदमी अभी भी लग रहा है कि जब तक वो मिट्टी के बने हुए ईंट का इस्तेमाल नहीं करता, उसको लगता है कि फ्लाई ऐश का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक अध्यादेश इसमें आ चुका है कि आपको, अगर आप मकान जो है बना रहे हैं तो उसमें आप फ्लाई ऐश से जो बने हुए ईंट हैं, ब्रिक्स हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अभी भी आप देखेंगे, आप राह चलते देखेंगे कि अपने यहाँ राज्य में पता चलेगा कि मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रोकना बहुत आवश्यक है। इसके अलावे आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट लैंड में आबादी को घुसाने की कोशिश चल रही है लगातार। आप ये देखिए कि जो माफिया सक्रिय हैं जंगलों में, महुआ के समय जंगलों में आग लगा दी जाती है कि महुआ उससे गिर जाए। ये जो माफियागिरी है, ये आम लोगों का इंटरवेंशन की आवश्यकता है। क्या वो ऐसे माफिया तत्व जो हैं उनको बुला के बताना पड़ेगा कि भाई ये हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। और ये जब तक हम आम आदमी नहीं रोकेगा, मुझे नहीं लगता कि चूँकि जिस तरह के इलाका में हमारी बनावट और बिसावट है, उसमें राज्य स्टेट का, ठीक है, स्टेट की ओर से कानून हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्टेट का इंटरवेंशन उसी हालत में सक्सेस होगा, कारगर होगा, जब आम लोग इसमें आगे आते हैं। हाँ, क्योंकि स्टेट क्या कानून बना सकता है, पालन तो आम लोगों को ही करवाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं जलवायु को लेकर, तो बहुत आशा जगती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि भाई ये तो अब हो ही जाएगा, और फिर बाद में स्थिति और बिगड़ती जाती है। मुकम्मल कार्य योजना क्या होनी चाहिए सरकारों की? हाँ, देखिए क्या होता है ना कि हम आपको जब बताएं कि अर्थ समिट जब से स्टार्ट हुआ है, द रियो द जेनेरियो से जब से शुरू हुआ है, तब से क्या हुआ है कि सिविल सोसाइटी केवल अपने जो क्लाइमेट चेंजेस के जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के कभी उस तरीके से चीज़ें बनी नहीं है। अब उन पर ध्यान ही नहीं है कि अगर थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो आदिवासियों के जीवन यापन का चीज़ है, महुआ है, इमली है, केंदू है, ये सारी चीज़ें हैं, जामुन है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और उनके लिए जो है भोजन भी है और उनके लिए जीवन यापन भी, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इस पर आप देखते होंगे कि कभी भी मुकम्मल कार्य योजना नहीं बनती है, क्योंकि वो उस कार्य योजना में ये तो ठीक है कि भाई मोटर वाहन है तो आप जो है BS4 नहीं, BS5 नहीं, BS6 लाइए। मोटर वाहनों पर ठीक ठाक रेगुलेशन लागू हुआ है और बहुत ज़्यादा वो रहा भी है, वो काम कर भी रहा है जी। लेकिन आप देखिए कि आदिवासी इलाकों में, जंगलों के इलाके में जो खनन का जो चीज़ है, तो खनन पर कभी तक ऐसी कोई मुकम्मल योजना नहीं बन पाई है कि अवैध खनन को रोका जा सके। जब भी बनता है तो अवैध खनन को लेकर के हल्ला कुछ दिनों तक चलता है और फिर उसके बाद लगता है कि अब ठीक है, कुछ दिन के बाद फिर से चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो वो मुकम्मल योजना पर उसकी ज़रूरत है, वो दिक्कत है। वो आपको ये सोच कर रखना पड़ेगा कि वो जंगल में रहने वाले लोग या जंगल के आसपास के रहने वाले लोग, उनके लिए जो चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि जब मैंने पानी का संकट अपने राज्य में जैसे जैसे मैंने उसमें देखिएगा मई जून के समय में आप ये देखिएगा कि महिलाओं को किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। हाँ, पानी सूख जाता है क्योंकि वो ड्राई जोन में बदल जाता है पानी का, और भूजल की स्थिति पीने लायक रह नहीं गई है चूँकि प्रदूषण के कारण। तो ये सारी चीज़ों को जब तक आप आम आदमी के जीवन से संबंधित योजनाओं को लेकर के नहीं आते, उनके जीवन की दिक्कतों को आप दृष्टि में नहीं रखते हैं, तो आप कोई मुकम्मल योजना बना नहीं सकते हैं। अब मैं फिर आपको बताऊं कि इस बार जब असेंबली में मॉक असेंबली जब बच्चों का हुआ था, यहाँ के युवाओं का हुआ था, तो उनमें युवाओं ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की थी कि हमें जब भी कोई योजना बनानी चाहिए तो जंगल के अलग अलग एक जहाँ बस्तियाँ होती हैं या टोले हैं जहाँ 10 लोग ही हैं, उनको देखते हुए योजना बनानी पड़ेगी। हाँ। अगर आप उसको देखते हुए नहीं बनाते, अगर केवल अपार्टमेंट के बालकोनी वालों का लिए योजना आप बनाएंगे तो योजना जो है झारखंड जैसे राज्य में कारगर नहीं साबित होगी। तो योजना के आकार को और योजना की दृष्टि को भी आपको बदलने की ज़रूरत है। उसके बिना बदले मुझे लगता नहीं है कि कोई जलवायु
हम अपने जो राज्य की स्थितियां हैं उसमें अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे जो परिवर्तन को हम रोक सकें, परिवर्तन को के रफ्तार को जरा धीमी रख सकें, तो इसके लिए आपको इस तरह के हस्तक्षेप आपके लिए आवश्यक है। अच्छा, और भी देखिए कि माइनिंग का तरीका भी ओपन कास्ट माइनिंग है, सारा डस्ट बाहर जाता है। हाल के दिनों में कहीं पढ़ते लिखते ये पता चला कि भाई जो झारखंड राज्य है या जो पश्चिम बंगाल है या उड़ीसा ऐसे राज्य, ये लंग कैंसर के हिसाब से ज़्यादा वनरेबल हैं, ज़्यादा लोगों को लंग कैंसर की शिकायतें हो रही हैं, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग है, रेडॉन गैस सीधे सीधे बाहर निकल रहा है। तो माइनिंग को लेके भी जो योजनाएं, जो तरीके हैं माइनिंग के, उस पर भी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि भाई कैसे हो। बिल्कुल 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 विचार। आप ये सोचिए ना कि ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरीके के, चूँकि आदिवासी अधिकांश इलाके आदिवासी के उसमें है, लेकिन उन लोगों ने सोचिए आज से 20-25 साल पहले उन लोगों ने CTL लगा रखा है, कोल टू लिक्विड की वो लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के कोयला निकालते हो, लेकिन लिक्विड फॉर्म में निकालते हो। आज से 20 साल पहले का बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड की स्थिति जी। उन लोगों ने क्या व्यवस्था की कि ऐसी स्थिति में उनके यहाँ माइनिंग उतना नहीं हो पाता है। कब जब माइनिंग नहीं होगा तो उसके लिए विस्थापन नहीं है, उसके लिए जंगल नहीं कट रहे हैं। ये सोच बहुत आवश्यक है। आप जो है जो आ रही है, अब क्या है कि टेक्नोलॉजी आपको ओपन कास्ट में सस्ती टेक्नोलॉजी है, आप उठाइए और एक 20 करोड़ रुपए की एक मशीन आती है और उससे काटना शुरू करते हैं और खटाखट कट जाता है। आपने काटना शुरू किया, आपके लिए सस्ता लगता है, लेकिन वो सस्ता मानव जीवन के लिए कितना खतरनाक है, कैसे वो अभिशाप बन के उनके जीवन में घुस जाता है। रेडॉन गैस का आप बता रहे इफेक्ट, और पूरे अपने स्टेट में इस तरीके से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली आपके GDP को भी खराब करता है। अरे सर, मैंने पढ़ा है अभी हाल में, एक अखबार ने छापा था कि सरकारों की तरफ से कैंसर के मरीजों को, इस तरह के जो बीमार होते हैं उनको सहायता आर्थिक मिलती है, जो लोग जाते हैं आवेदन पात्र जो लोग हैं, तो जो सहायता इन मरीजों को आर्थिक तौर पे दी जाती है, वो जो अमाउंट है वो अमाउंट बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा पैसा सरकारों का खर्च होता है ऐसे मरीजों के इलाज कराने पर। अगर आपने पहले ही कंट्रोल कर लिया तो आप इससे भी बच सकते हैं। नहीं, जाहिर है GDP पर असर पड़ेगा। हाँ, GDP पर असर पड़ता है। एक आदमी, एक अस्वस्थ व्यक्ति, वह अब माने पूरे स्टेट पर बोझ बन जाता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको कोई वो स्थिति को एंजॉय कर सकता है, वो खुद परेशान तो है ही, वो स्टेट के लिए भी है। तो ये चीज़ें आप सोचते हैं कि सस्ती टेक्नोलॉजी कर दें। भाई CTL अगर ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से ठीक है, न्यूजीलैंड के जंगलों को बचाने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट इस तरह कर सकती है, तो हम लोग इसको किस लिए नहीं कर रहे हैं? हमको तो करना चाहिए, और हमारे लिए चूँकि मानव जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर बात करनी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आती है बात प्लानिंग की कि ठीक है कोई योजना बनाई जाए, तो ब्यूरोक्रेसी जो योजना बनाती है सरकारों की सहमति से, सरकारों के कहने पर, और मीडिया जो उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है या फिर सुझाव भी देता है सरकारों को कैसा करना चाहिए, मीडिया की और ब्यूरोक्रेसी की क्योंकि भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहाँ पाते हैं इन दोनों को? ये दोनों जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर या उसके दुष्प्रभावों को लेकर कितने सजग हैं, कितना काम कर पा रहे हैं, कितना करना चाहिए? नहीं, इसमें मैं तो थोड़ा सा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, कोई भी बदलाव का जो चीज़ है ना, आपके पास एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ना आप किसी भी जितने स्टेट के पिलर होते हैं ना, उसमें मुझे लगता है सबसे बहुत इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटिकल विल का। पॉलिटिकल विल अगर दिखा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि स्थितियाँ बदलने में देर लगेगी। उस समय मीडिया भी बदल जाता है, मीडिया का पूरा रुख बदल जाता है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे है, और ब्यूरोक्रेट्स भी उसी हिसाब से सोचते हैं। दिक्कत क्या होता है कि पॉलिटिकल विल जो है वो हम मुझे लगता है वो दिखा नहीं पाते हैं। क्यों? अगर आप देख लीजिए, मुझे याद नहीं है कि झारखंड में अब तक कितने सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, किसमें भी जल जंगल जमीन केवल नारा के तौर पर रह गया। आप उनके घोषणा पत्र को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं दिखेगा नहीं। वो दिक्कत है, और उसके कारण चूंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, तो पॉलिटिकल विल नहीं है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स भी उसी तरीके से काम करते हैं, और
मीडिया का भी उसी तरीके से रुख हो सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ या ब्यूरोक्रेट्स, कोई अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे हैं जो अच्छी योजनाओं पर बात करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल कंपल्सन के जब चीज़ें बदलाव की जो चीज़ है ना, हम लोगों ने देखिए भाई लोकतंत्र में लोग जैसा सोचेंगे उस तरफ बात होगी, और लोगों को इस पर बात कराते हुए अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इस बार जो कि बच्चों का जब मॉक असेंबली हुआ है तो मुझे लगा कि यूथ पार्लियामेंट में हुआ है, तो ये मुद्दा जो है अगले इलेक्शंस में दिखेगा कि जिस पर हम बात करेंगे कि जल जंगल ज़मीन पर जो है बात करनी है। और जल जंगल ज़मीन किसके लिए? तो मनुष्य के लिए। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ है, और इसलिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल को पर बात भी हम लोगों को करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया को मैंने आप सेकेंडरी रखिए, प्राइमरी स्तर पर पॉलिटिकल विल पर बात होनी। हाँ, क्योंकि सरकारें जब पहल करेंगी और बताएंगी ये करना है तो जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी उसका प्लान बनाएगी और मीडिया उसको कवर करेगा और सुझाव देगा अपना। एक चीज़ और है कि जब छोटे छोटे राज्य जैसे झारखंड जैसे राज्य जहाँ पे जंगल काफ़ी हैं, माइनिंग होती है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जिससे आप हट भी नहीं सकते क्योंकि आपकी आमदनी उससे होती है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य को लेकर खतरे हैं, उसको लेकर जलवायु को लेकर खतरा है। बीच का रास्ता कैसे निकालना चाहिए, कैसे निकलेगा रास्ता? देखिए, मैं इस मामले में एक मॉडल स्टेट का नाम रख सकता हूँ, सिक्किम को। आप सिक्किम को देखिए, सिक्किम ने क्या किया, खुद को अपने आप को बदला, क्योंकि उन्हें लगा कि हम अपने स्टेट को कैसे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि अब सिक्किम आज के अगर आज की उसमें बात करें डेट पर, तो आप सिक्किम जो है पूरे भारत में ऑर्किड जो फूलों का सप्लाई करता है। हाँ। और उसके कमाई का एक है, वो पहला ऐसा राज्य बना जिसने कहा कि हम ऑर्गेनिक करेंगे। और आप सिक्किम घूमने जाइए, आप सिक्किम एंट्री करने से पहले आपके पूरे जो पॉलीथीन और पूरे जो बैग हैं, आपके जितने भी प्लास्टिक से बने हुए बैग हैं आपको हटा देना। हाँ, वो निकाल देंगे, आपको निकाल देना होगा। ये सिक्किम के पास एक हमारे राज्य में एक ऐसा मॉडल है। ये मॉडल बिल्कुल मैंने, और वो राज्य ऐसा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि खेती लायक ज़मीन भी है और यह है, लेकिन क्या है कि हमारे पास, मैंने कहा ना कि हमारे लिए जो हमारे लिए गिफ्ट है वो हमारे लिए अभिशाप भी है। हाँ। वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कोयला, इतना लोहा, इतना पत्थर, अब चूँकि अबरक तो खत्म होने जा रहा है, माइका की माइनिंग वैसे नहीं होती है, नहीं तो पूरा एक इलाका जो था कोडरमा के आसपास। हाँ। का इलाका, मैंने जो हम लोगों ने बचपन में देखा और पढ़ा भी है किताबों में, तो जो है माइका का इतना बड़ा उत्खनन था, कॉपर का जो खनन था, इन इलाकों में जो एक तरीके से जो एक तरीके से पर्यावरण पर जो अपराध हुए हैं, पर्यावरण के लेके अपराध, वो मुझे लगता है क्षम्य है। हाँ, लोग सब भुगत रहे हैं, बीमार होकर बहुत भुगत रहे हैं, और बहुत बुरी परिस्थितियाँ वहाँ पैदा हुई हैं इसको लेकर के। अभी भी आप देखिए, जो आपका पूरा कोल बेल्ट है, कोल बेल्ट में पानी का जो लेवल है वो उस इलाके से निकल के दूसरे इलाके पर, चूँकि ओपन कास्ट माइनिंग के बाद से वो जो है पानी का स्तर जो है इधर से उधर भाग रहा है। क्या होगा, भूकंप की स्थितियाँ कैसी बनेंगी, ये सारी चीज़ें ऐसी बन रही हैं जो आने वाले समय को बहुत खतरे के हैं। और अब ये इस खतरों को अभी को देखते हुए राज्य को मेरी अपील होगी मुख्यमंत्री से कि भाई राज्य को इस मामले में बहुत स्पीड से आगे आकर के इस पर इंटरवेंशन करना होगा, इसमें हस्तक्षेप मांग रहा है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि कार्यक्रम की शुरुआती में आपने चर्चा बहुत अच्छी की मॉक असेंबली की, जहाँ पे किशोर और युवा बच्चों ने प्लान बनाया कि कैसे क्लाइमेट चेंज के परिणामों से आप उबर सकते हैं। बात है कि बच्चों के दिमाग में कुछ आप घुसा दीजिए तो देर तक रहता है और वो उनको याद रह जाती है बात। तो जब इस तरह की चर्चा हम लोग करते तो होता है कि नहीं, कोर्स जो है, कोर्स में कुछ ऐसी चीज़ें डालिए जिससे कि उसका असर पड़े बच्चों के दिमाग पे। कोर्सेस में जो पाठ्यक्रम में अगर जलवायु परिवर्तन की चीज़ें डाली जाएं तो उसका कितना असर होगा, क्या सुझाव देंगे आप सरकारों को? बिल्कुल होना ही चाहिए। ये हम लोग इस राज्य में इसको नहीं करने का हम लोग भुगत रहे हैं दंड। अब मैं निजी अनुभव से बताता हूँ कि भाई अगर हम बात करते हैं कि वनोपज बताइए तो बच्चे दो एक नाम
बता करके चुप हो जाते हैं, जबकि झारखंड में एक पूरी लंबी सूची तैयार हो सकती है वनोपज की। हाँ। और इसका, और आप ये जानिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके पास एक डिपार्टमेंट अलग से है वनोपज के बिक्री के लिए, और उससे एक अच्छी खासी आमदनी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। लेकिन हमारे बच्चों को, इस राज्य के बच्चों को उन वनोपजों की पूरी सूची नहीं पता है। हाँ, वो 2-4 रट लिया, हाँ, वही याद है। उनको पता भी नहीं है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो उत्सव हैं, हमारे यहाँ जो फेस्टिवल जो बनते हैं इस राज्य के, वो राज्य उसमें जो है वन और वनोपज से है। चूँकि इस राज्य में आप ये देखिएगा, चूँकि एग्रीकल्चर बेस है नहीं, तो खेती पर आधारित यहाँ उत्सव नहीं है। यहाँ जो रिचुअल्स भी हैं वो खेती पर आधारित नहीं है, यहाँ सारे रिचुअल्स वन पर आधारित हैं। लेकिन उन रिचुअल्स की भी जानकारी हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं। वो जो उत्सव के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, किस लिए मनाते हैं, सरूल क्यों, कर्मा क्यों, उस पर हम बात करने के लिए बिल्कुल उस पर बात ही नहीं करते हैं। और जब बात नहीं करते हैं तो बच्चों को पता नहीं चल पाता है। ये डालना चाहिए, और ये होना ही चाहिए। ये अब अगर आपके पाठ्यक्रम में शामिल हो जाएगा जी, तो बच्चे फिर आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को संभाल लेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त इजाज़त नहीं देता कि बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएं। मुझे भी इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम होने वाले हैं, हमारे समाज पर पड़ रहे हैं, उसको लेकर अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान देंगे। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।